Good afternoon to all. Today in this video, we'll start with the emphasis of division mitosis. In my last video, I mainly discussed about the introduction, cell cycle and interface की stages G1, S and G2 and उनमें जो processes हैं उसके बारे में आपको बताया था, but according to your NCERT, not more than that. And right now we mainly start this video from the emphasis of the mitosis division. अब यहाँ पे ये इक्वेशनल है, रीजन मैं आपको सारे बताऊंगी. इक्वेशनल क्या है, ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें जब सेल होता है तब उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्रोफेस में माइक्रोस्कोप में ये सेल प्रोफेस स्टेज में कैसा दिखता है, मेटाफेस स्टेज में कैसा दिखेगा, एनाफेस में कैसा दिखेगा और टीलोफेस में कैसा दिखेगा. रही बात, हम इसके अंदर साइटोकाइनेसिस को भी डिस्कस करेंगे, मींस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, एज वेल एज इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स टू. तो दोनों में डिफरेंट तरह की होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट विद फोटोग्राफ्स अंडर माइक्रोस्कोप, तो उससे आपको ज्यादा इजीली समझ लगेगा. तो इससे पहले आपको ये समझना होगा कि पहले हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं इंटरफेस का. नॉर्मली आपको सेल साइकिल में जैसे ये बोला हुआ था इन्होंने कि डिवीजन में जो ये प्रोसेस होती है एक तरह से सारी सेल साइकिल की, इसमें एक सीक्वेंस है अपने आप में. सीक्वेंस किस तरह का है, ये सेल साइकिल की डिवीजन डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है. यहाँ पे जो इवेंट्स आते हैं जिसमें सेल क्या करेगा, अपना पूरा डीएनए की कॉपी बनाएगा, ग्रोथ में जाएगा, और जो सेल साइकिल के दौरान मतलब डिवीजन के दौरान जब सेल एक्चुअल में डिवाइड कर रहा है तब जो मटेरियल चाहिए उसकी सारी ग्रोथ, सारी सिंथेसिस, सारी अकमुलेशन वो अपने इंटरफेस में करेगा. फिर उसके बाद फाइनली वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा. तो इस चीज को आप बोलोगे क्या, सेल साइकिल. तो इसमें डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पे लिखा हुआ एक स्पेसिफिक स्टेज में होती है जिसमें एक तरह से क्रोमोसोम अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और उनको अपने पास ही रखते हैं. फिर उसके बाद सेल डिवीजन के टाइम पे ये कॉपीज जो हैं ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं. अब यहाँ पे सेल साइकिल को हम आगे 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं. आप इस डायग्राम पे फोकस करो ज्यादा. इस डायग्राम में ये एक तरह से ये सारा फेज जो है विच इज मोर देन 95%, एक तरह से 95% जो ये है ये सारा इंटरफेस है. दिस इज इंटरफेस जिसमें 3 स्टेजेस हैं, G1, S एंड G2. तो इनके अलग अलग फीचर्स हैं. इस स्टेज में आप ये बोल सकते हो कि जब आप माइक्रोस्कोप को, सपोज दिस इज अ सेल, इसको आप माइक्रोस्कोप में जिंदा सेल को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो, जब तक ये डिवाइड नहीं करेगा तब तक आप बोलोगे कि वो इंटरफेस में है. बस ये बात है इसकी. और जब ये इंटरफेस से निकलेगा मींस सेल डिवाइड करेगा, तब आपको देखने में लगेगा कि ये सेल जी डिवाइड कर रहा है. कि कहने का मतलब अब ये इंटरफेस से जी बाहर है. तो सेल की डिवीजन कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, देखने में आपको प्रॉपरली लगेगा कि जी सेल डिवाइड कर रहा है. ये इसके न्यूक्लियस की स्टेजेस हैं, एक तरह से ये न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है. यहाँ पे ये एनिमल सेल की डिवीजन हो रही है, एक तरह से फरो बन रही है. ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है यहाँ पे. और इसके साथ साथ ये है, ये भी माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है. ये डिवाइडिंग स्टेजेस हैं सेल्स की. यहाँ पे आपको और भी स्टेजेस हैं यहाँ पे. जस्ट अ मिनट. एज लाइक दिस, बहुत ही क्लीन पिक्चर है ये. अंडर माइक्रोस्कोप जब हम भी बीएससी में एक्सपेरिमेंट्स करते थे तब वाकई हमें भी ये स्टेजेस मिलती थी. और तब एक तरह से ये स्टेजेस को पहले स्लाइड प्रिपरेशन करते थे, फिर स्टेजेस को ढूंढने में घंटा घंटा लग जाता था. तो ये एनिमल सेल का है. यहाँ पे मुझे कैसे पता ये एनिमल सेल है, बिकॉज इट्स राउंड इन इट्स शेप, और यहाँ पे सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है उसकी वजह से. और इसके साथ साथ ये अलग अलग हैं. ये पर्टिकुलरली यहाँ पे एनाफेस, मेटाफेस, प्रोफेस, इंटरफेस. अब यहाँ पे आप ये बात मेन ध्यान दो कि जो जी इंटरफेस है, यहाँ पे इंटरफेस में आपको न्यूक्लियस देखो किस तरह का दिख रहा है. एक सिंपल डॉट, एक तरह से न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस है तो बड़ा, बट उसमें न्यूक्लियोलस है एक तरह से. बट प्रोफेस में क्या होता है, ये इसका क्रोमेटिन जो है अनटेंगल होने लग जाता है एक तरह से. अनटेंगल इन द सेंस, अब ये क्रोमेटिन क्या है पहले आप इसको समझो. दिस इज द क्रोमेटिन इनसाइड द न्यूक्लियस.
तो क्रोमेटिन अपने आप में सिंपली डीएनए नहीं होता, तो उन्होंने वाकई क्रोमेटिन का एक थ्रेड जो है सोलेनॉइड मॉडल होता है ये प्रॉपर, इसकी फोल्डिंग को हम बोलते हैं सोलेनॉइड मॉडल, कि डीएनए जो है एज इट इज प्रेजेंट नहीं होता, ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स के आसपास कॉइल होके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कॉइल होता है, ये सीक्वेंस इन द सेंस स्टेप ऑफ प्रोसेसेस में एक तरह से प्रॉपर वे में कॉइल होता है, और हर बार वैसा ही कॉइल होगा, फिर ये ऐसे थ्रेड की फॉर्म में यहाँ पे होता है। नॉर्मली जब सेल डिवाइड नहीं करता, इंटरफेज में होता है, तब उसके न्यूक्लियस की कंडीशन इसी तरह की होती है, इसमें ये क्रोमेटिन स्टेज में ये सारा मटेरियल प्रेजेंट है। जब ये सेल प्रोफेज में होगा तब इसकी जो ये न्यूक्लियर वॉल है ये सारी डिजनरेट हो जाती है, ये टैंगल होके पड़ा, ये अनटैंगल होता है, सुलझने लग जाता है। इस वजह से आपको ये फोटोग्राफ में एक तरह से कुछ इस तरह से ये दिख रहा है आपको बड़ा सारा, ये देखो ये प्रोफेज स्टेज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी खत्म हो जाती है, पूरी खराब होने लग जाती है, आप ऐसा बोल दो, डिसअपियर होने लग जाती है, सिंपली ये बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे एक तरह से जब सेल डिवाइड करेगा मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम पूरे बन के कंडेंसेशन जब होती है इसकी, कंडेंसेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर, तो ऐसे ये प्रॉपर सोलेनॉइड मॉडल में प्रॉपर फोल्ड होके आपको ये क्रोमोसोम दिखेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्रोमेटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। तो इंटरफेस पे चलते हैं जी हम अगेन। तो यहाँ पे ये जो है G1 फेज, इसमें क्या पढ़ा था हमने कि इसमें मेटाबॉलिक ग्रोथ होती है, सेल अपना साइज इंक्रीज करता है, और सिंथेसिस फेज में आप तब दिमाग करोगे कि जब इसकी एक तरह से जो प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसकी, वो जब स्टार्ट होगी डीएनए रेप्लिकेशन, तब आप दिमाग करोगे कि ये जी अब जी फेज से एस फेज पे चला गया है। तो जी फेज से पहले मैंने डीएनए कंटेंट के बारे में कुछ बताया था आपको, तो वह मैं आपको दोबारा तो नहीं बताऊंगी, बट उसके लिए सम अप करवा देती हूँ कि अगर हमारा सेल डिप्लॉयड है, कंटेंट इज डिप्लॉयड मींस सेल में अगर 2 क्रोमोसोम है और 2 क्रोमोसोम के पेयर है, एक एक दो दो ऐसे पेयर है, तो गिनती करोगे, अगर एक एक को काउंट करोगे तो 4 क्रोमोसोम है, बट वो पेयर में है, फर्स्ट क्रोमोसोम का एक पेयर है, दूसरे क्रोमोसोम का एक पेयर है, जोड़े में पड़े हैं, तो उसको बोलोगे डिप्लॉयड। अगर वो जोड़े में नहीं है तो हैप्लॉयड, एक फर्स्ट क्रोमोसोम एक दूसरा क्रोमोसोम, ऐसे ऐसे ही हमारी बॉडी में टोटल 23 क्रोमोसोम है, बट उनके पेयर है, मतलब जो डीएनए की क्वालिटी क्वांटिटी फर्स्ट क्रोमोसोम के एक सेट के फर्स्ट क्रोमोसोम में है, वही सेम दूसरे सेट के फर्स्ट क्रोमोसोम में है, तभी मैं बोल रही हूँ कि ये पेयर है। तो इस वजह से हम क्या हो गए जी, डिप्लॉयड। तो जब G0 स्टेज में, G1 स्टेज में अगर सेल है, तो सेल के अंदर क्वांटिटी परमानेंट तो रहेगी डीएनए की 2 सेट, तो कॉपी के हिसाब से इसका कंटेंट हो गया हमारा 2C। अब ये कॉपी क्या है, अब जैसे आगे सेल बेटा डिवाइड करेगा तो उसको क्या करना होगा, अपने डीएनए की कॉपी बना के रखनी होगी, बिकॉज वो 1 से 2 में जाएगा तो उसने दोनों को डीएनए प्रोवाइड करना है, विदाउट डीएनए कुछ पॉसिबल नहीं है। तो सेल के अंदर परमानेंट कंटेंट तो रहेगा 2N, बट उसकी कॉपी बन चुकी है। अब कॉपी तो पहले जो थी सेल के अंदर रहने वाली उसको हम 2C बोल रहे थे, बट अब वो 2C से क्या हो गई 4C आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिंथेसिस फेज। और G2 में भी कंटेंट अगर सेल के अंदर डिप्लॉयड रहने वाला है तो उसकी कॉपी क्या हो गई 2C। और मेटाफेज में, प्रोफेज में भी 2C 4C रहेगा, मेटामेज में भी 4C रहेगा, एनाफेज में क्या होगा, ये डिवाइड होने लग जाता है। तो एम फेज के कंप्लीट होने के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो चुकी है, अब ये जो दोनों सेल बने हैं, एक सेल का बोल रही हूँ मैं, दोनों में कंडीशन तो सेम है, तो एक सेल के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2N है, कॉपीज भी 2C है, दैट्स इट, कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई इसकी। तो ये जो 4C है ये टेम्परेरी बनता है सेल में, ये परमानेंट नहीं होता, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है नीट में, तो ऐसे अटेम्प्ट करना है उसको, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। इसके अलावा इसके नाम भी होते हैं, जैसे G1 फेज है, G1 फेज एम फेज के बाद आता है तो आप उसको बोलोगे पोस्ट एम फेज, बट एस फेज से पहले है तो प्री सिंथेसिस फेज। ऐसे ही एस फेज और G2 फेज के आप नेम बना सकते हो, एस का आ गया पोस्ट G1 फेज प्री G2 फेज, G2 का आ गया पोस्ट S1 फेज एंड प्री एम फेज। तो यहाँ पे ऐसे आप नेम्स इनके यूज कर सकते हो, तो इसमें भी ऐसे नेम आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, समझ के करना है वहां पे। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं एम फेज से।
तो ये G1 फेज का बताया था यहाँ पे पहले कि इनकी ग्रोथ वगैरह होती है, सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगी। अगर एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स भी अपनी कॉपी बना रहे होते हैं। तो G2 फेज में क्या होता है, जो ऑर्गेनेलिज होती है ऑटोनॉमस, एज लाइक अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स भी आएंगे बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा बट कम होगा। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ऐसी ऑर्गेनेलिज जो है अपना नंबर बढ़ाने लग जाती हैं, अपनी कॉपीज बनाने लग जाती हैं। और डीएनए के तरफ से एक तरह से जो प्रोटीन्स सेल डिवीजन में चाहिए, एम फेज में जरूरत पड़ेगी, वो बनने लग जाते हैं। ये क्वेश्चन फेज का बताया था आपको कि जब सेल को जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, ऑर्गन को जरूरत नहीं है और सेल्स की, तो सेल्स जो होते हैं डिवाइड करने वाले वो अपनी डिवीजन को टेम्परेरी अरेस्ट कर देते हैं और G1 फेज में रहते रहते G0 फेज में चले जाते हैं। उसको आप बोलते हो क्वेश्चन फेज, डोरमेंट फेज। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब वो डिवाइड करते हैं। ये जो हनी बी की स्टोरी है, ये मैं माइटोसिस के कंप्लीट होने के बाद आपको पूरी वीडियो हनी बी की स्टोरी पे ही बनाऊंगी। तो आ जाते हैं अब हम एम फेज पर। अब यहाँ पे मैं माइटोसिस कवर अप कर रही हूँ आपको। आप इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलोगे, आपको एंड में पता चल जाएगा इसका कि हम इसको इक्वेशनल क्यों बोलते हैं। इसका रीजन तो मेन यही है कि एक तरह से जब जो सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से पहले सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट है परमानेंटली, उसके आगे जो नए सेल बनेंगे उसमें भी उतना ही कंटेंट होगा परमानेंटली। इस वजह से इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, यही इसका मेन रीजन है। तो जैसे अगर मेरे स्किन सेल डिवाइड कर रहे हैं मान लो, तो मेरे पहले मदर स्किन सेल जो स्किन का स्टेम सेल है उसके अगर 23 पेयर हैं, पेयर, तो अगर मैं उसको एक एक काउंट करूं तो कितने हो गए हमारे, 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, तो अगर दो सेल वो स्टेम सेल आके डिवाइड करेगा, जितने भी सेल बनाएगा, तो दो सेल बने मतलब एक से, तो दोनों के दोनों में क्या होगा, मैं दो बना रही हूँ यहाँ पे, दोनों के दोनों में मतलब एक सेल में क्या होगा 23 पेयर। अगर आप उसको एक एक काउंट करोगे सेम 46 क्रोमोसोम आर देयर, वैसे ही रहेंगे दोनों के दोनों में। तो ये बात है यहाँ पे, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना इस कंडीशन में कि क्या बात है, इसको इक्वेशनल क्यों बोलते हैं। जो एम फेस है इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखो पहले। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, इस फोटोग्राफ में शो क्या किया हुआ है कि सेल के अंदर जो डीएनए का कंटेंट है भाई, वो दो कॉपीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फाइन। अब यहाँ पे इस फोटोग्राफ में ये दिखाया हुआ है कि दो कंटेंट्स जो थे एक तरह से डीएनए के, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं जब उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो ये इसकी दूसरी प्रोसेस है। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस का वे अलग है, प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस का वे अलग है, प्रोसेस का वे अलग है, बट मेन मकसद एक ही है कि उन्होंने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। दैट मे बी इन इक्वल फॉर्म, दैट मे बी इन अनइक्वल फॉर्म। एंड राइट नाउ चलते हैं यहाँ पे प्रोफेस पे। प्रोफेस आप किसी सेल को कब बोलोगे कि ये प्रोफेस में है, अभी आपने फोटोग्राफ देखी ना, ये इसकी फोटोग्राफ है। अब यहाँ पे कुछ ओरिजिनल सेक्शंस ले लेते हैं, इनको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये सेल्स हैं ज्यादातर आपको प्रोफेस में मिलेंगे। दिस इज इन प्रोफेस, 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 ये प्रोफेस है। as like this one, this one, this one. Fine. So these are prophase. This is an telophase you can say. ये एंड तक पहुंच चुका है ना ये टेलोफेज। तो यहाँ पे ये मेटाफेज उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे शो किया हुआ है, बट मैंने आपको प्रोफेज दिखाना था। तो प्रोफेज में क्या है, न्यूक्लियस का साइज जो नॉर्मली एक सेल के अंदर किस तरह का होता है, कुछ आपको इस तरह का मिलेगा न्यूक्लियस का साइज, इस तरह का। तो वो साइज में कितना बड़ा हो चुका है, इस तरह का। तो आप पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, इट्स प्रोमिनेंट इन साइज, न्यूक्लियस बिकम प्रोमिनेंट, न्यूक्लियर एनवेलप बिकम डिजेनरेट, सेल ऑर्गेनेलिज आपको नहीं दिखेंगे इसमें, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। तो ये इसके पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रोमेटिन होता है इसके अंदर, ये बड़ा टेंगल्ड फॉर्म में पड़ा होता है, तो ये अनटेंगल होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आप इसका साइज बड़ा बड़ा लगता है। और फिर अनटेंगल होगा, देन ये अनटेंगल होके फिर ये कंडेंसेशन शो करेगा और ये प्रॉपर क्रोमोसोम के फॉर्म में ये हमारा क्रोमेटिन जो है
वो आगे फर्दर कॉइलिंग से ही क्रोमोसोम बनाता है, ये कुछ अलग चीज नहीं होती। तो इसके यहाँ पे सेंट्रोमियर जो होता है, इसमें अलग प्रोटीन्स भले ही होती हैं कि उसके आसपास जो डीएनए है ये हाईली कंडेंसेशन फॉर्म में चला जाता है, उसकी वजह से ये सेंट्रोमियर की डिस्क जो होती है वो बनती है। ये टीलोमियर, ये एंड्स का बोला हुआ है इन्होंने, ये इसकी क्रोमेटिड हो जाती है। अब ये क्रोमोसोम ऐसा क्यों है, ये क्रोमोसोम की कंडीशन जो है एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि अगर, अच्छा चलो मैं यहाँ पे कंडीशन बताती हूँ आपको कि अगर ये डीएनए का जो भी कंटेंट है, अगर ये मान लो G1 फेस में है और इसका क्रोमोसोम बन जाए, ऐसा होता नहीं है वैसे, आप ऐसा मानो कि ऐसा इसका क्रोमोसोम बन रहा है, तो ये क्या होता है, ऐसा होता है जो आपको दिख रहा है, पिंक वाला पोर्शन छोड़ दो, तो ये क्रोमोसोम एक ही है। अच्छा, S1 फेज के खत्म होने के बाद कॉपी बन गई, ये अपनी कॉपी अपने पास ही रखेगा, और ये सेंट्रोमियर की हेल्प से ये दोनों क्या होते हैं, ये क्रोमेटिड अटैच होते हैं। अब यहाँ पे क्रोमोसोम की डिस्क्रिप्शन बता दूं आपको थोड़ी सी कि ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं ये अपने आप में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपने याद रखना है। जो जीन का कंटेंट इस क्रोमेटिड में होगा वही जीन का कंटेंट इसी क्रोमेटिड में होगा, सेम कॉपी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये अपनी कॉपी अपने पास रखते हैं। तो ये था इसका प्रोफेस में इस तरह से काम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये तो था, मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया। अच्छा, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूक्लियस है ये प्रोमिनेंट शेप है, एक तरह से अनटेंगल होने लग जाता है, फिर ये एक तरह से प्रोफेस में जब जाएगा, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, ये अनटेंगल होने लग जाए, ये न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, धीरे धीरे ये भी डिसअपियर हो जाएगा, तो ये पूरा कंडेंस फॉर्म में आएगा, क्रोमेटिन बनने लग जाएंगे इसके। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल दिखाया हुआ है ना साइटोप्लाज्म में, यही काम होता है। जो ये सेंट्रियोल होते हैं ये एक पोल पे पड़े होते हैं, प्रोफेस जब चल रहा होता है अंदर तो डीएनए कंडेंसेशन हो रही है हमारी, तो यहाँ दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है, दूसरी तरफ ये जो सेंट्रियोल्स का पेयर है दो बन जाते हैं ना, ये दो पेयर दिखाया हुआ है, मैं इसको रब कर देती हूँ अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे ये दो पेयर बने हुए हैं, जो एक पेयर है ये ऑपोजिट पॉल की तरफ मूव करने लग जाता है और स्पिंडल जो है वो बनाने की शुरुआत ये करने लग जाते हैं। यहाँ पे स्पिंडल का जो कंटेंट होता है बनाने का, ये प्रोटीनेशियस ही होता है। जो सेंट्रियोल होते हैं, अगर आप ऐसे समझो कि सेल के अंदर आप अगर हाथ घुमा रहे हो, जस्ट फील इट, सेल साइज बहुत छोटा होता है, ऐसा हम जस्ट इमेजिन ही कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझो कि आपने एक कांच के बाउल में जैसे गाढ़ा सा सोल्यूशन बना हुआ है, उसमें आप हाथ घुमा रहे हो, बहुत सी चीजें आपके हाथ से टकरा रही हैं, एक छोटी सी बॉल आपके हाथ लगी, तो वो एक तरह से ऐसा लग रहा है आपको कि बड़ी हार्ड सी है ना, डेंस सी जेली सी है। तो इसका जो आसपास का मटेरियल होता है ना, वो कुछ इस तरह से ही होता है। इसको हम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोल देते हैं, सेंट्रियोल के आसपास का। तो इसके साथ ये ऐसे इसका साइटोप्लाज्म का वही कंटेंट था इसका इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो ये ऐसे ऐसे इसका प्रोसेस चलता है जैसे बताया आपको। तो यहाँ पे जो प्रोफेस है, इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, फाइन, एंड फॉलोइंग द G1 और S एंड G2 फेस जो है ऑफ द इंटरफेस, एंड S फेस और G2 फेस द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं फॉर्म्ड एंड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। नॉट डिस्टिंक्ट मतलब इंटरवाइंड का क्या मतलब कि ये जो क्रोमेटिन है इसमें दिखेगा नहीं कि कौन सा नया बना कौन सा पुराना बना है, या कौन सा नया है कौन सा पुराना था जिसकी कॉपी बनी है, ये अनटेंगल नहीं हुआ अभी, ये इंटरवाइंड है, मतलब बीच में ही उलझा हुआ है सारा, वो बोल रही है। तो यहाँ पे प्रोफेज जो है एक तरह से इनिशिएशन क्या होगी, कंडेंसेशन, जब एक तरह से डीएनए की या क्रोमोसोमल मटेरियल विच इज क्रोमेटिन उसकी जब स्टार्ट होगी, तब आप मार्क करोगे कि ये प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है इसका। क्रोमोसोम मटेरियल पहले अनटेंगल होगा एक तरह से, मतलब क्रोमेटिन अनटेंगल होगा, देन वो कंडेंसेशन की प्रोसेस में जाएगा। उसके बाद सेंट्रोजोम जो है ये बाहर, ये साइटोप्लाज्म का प्रोसेस बताया उन्होंने, जैसे आपको बताया था कि ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं एक तरह से, ये सेंट्रियोल्स जो हैं, सेंट्रियोल्स ये अपनी ऑपोजिट पोजीशंस पे जाते हैं, और ये जो कॉपी बन जाती है डीएनए के इसकी क्रोमोसोम की, ये सेंट्रोमियर से अटैच रहती है, जो आपको बताया था वही लिखा हुआ है यहाँ पे। द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस, यहाँ पे बिगेन करेगा ऑपोजिट। ये सेंट्रोजोम कंफ्यूज नहीं होना, ये सेंट्रियोल वर्ड भी ठीक है, सेंट्रोजोम भी ठीक है। सेंट्रियोल सेंट्रोजोम में बात ये है
कि ये जो अगर ये पूरा पेयर है, जैसे ये दो है ना, एक इस तरह से दिखाया एक इस तरह से दिखाया, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ फिर आप देखो ध्यान से कि ये देखो आप इसको इस तरह से बनाया हुआ है एज लाइक दिस, वन इज दिस वन इज दिस, ये दोनों को आप बोलोगे सेंट्रोजोम। अगर एक एक की बात कर रहे हो तो सेंट्रियोल्स, तो दो सेंट्रियोल्स को इकट्ठे आप क्या बोलोगे, सेंट्रोजोम। ये आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे फर्दर कि as space of interface now begin to move toward the opposite pole of the cell। तो एक तरह से प्रोफेज की कंप्लीशन मान ली जाती है कि जब ये अपने प्रॉपर टू पोल्स ऑपोजिट पोल्स पर ये पहुंच जाते हैं। तो इसके पॉइंट्स हैं जी, यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होगा, जो हमने पढ़ा, माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनेंगे, जो कि क्रोमेटिड्स जो होती हैं ये सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। ये ऐसा जो मैंने आपको इस फोटोग्राफ में शो किया था, ये इसकी कॉपी जो है इसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहेगी। तो आपस में इसको आप इसकी या और इसको इसकी क्रोमेटिड बोलोगे। ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्रोमोसोम सीम टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। अब ये मैं दोबारा फोटो नहीं दिखाऊंगी आपको। तो सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस के एस फेस में जब ये होती है बिगेन, ये अपने ऑपोजिट पोल पे जाएंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनानी शुरू कर देते हैं, जो आगे फर्दर स्पिंडल्स होते हैं वो बनते हैं प्रॉपर। तो सेल के एंड में एक तरह से आपको माइक्रोस्कोप में कोई भी गोल्गी अपरेटस, ईआर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखेगी। प्रोफेज के शुरुआत में क्रोमोसोम्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो मेटाफेज की तरफ जाएगा उसका साइज छोटा होता रहेगा ड्यू टू कंडेंसेशन। एट द मेटाफेज स्टेज ये कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। जो क्रोमोसोम होते हैं ये पूरा घूमने लग जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो hence the chromosome are spread throughout the cytoplasm of the cell। बाय दिस स्टेज जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम की कंप्लीट हो चुकी होती है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस होती है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है कि हम सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, उनको ग्रुपिज्म में डिवाइड करना है। जैसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ऐसे ग्रुप्स में हमने डिवाइड करना है। तो अब आप मेटाफेज स्टेज पे जब ये सेल होता है तब आप इसको केमिकल्स की हेल्प से इसकी स्टेज की सारी प्रोसेसेस को स्टॉप कर देते हो, ताकि जो स्टेजेस पे जो चीज पहुंच चुकी है वो वहीं पे रहे, और आप फिर उनके अंदर से क्रोमोसोम्स निकालते हो, फिर उनको स्टडी करते हो। इसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। तो उसके लिए हम मेटाफेज स्टेज जो है इसके लिए मोस्ट पॉपुलर स्टेज है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की आपको शेप बड़े अच्छे से मिलेगी। तो मैं आपको अलग अलग फोटोग्राफ भी दिखाऊंगी जिसमें क्रोमोसोम आपको बड़े अच्छे से दिखेंगे। So hence the chromosome are spread throughout the cytoplasm of the cell. By this stage condensation of the chromosome is completed and they can observe clearly under the microscope। आपको simple microscope में भी ये easily दिख जाएगा, और ये experiment हम onion root tips पर करते हैं। This then it is the stage at which morphology of the chromosome, morphology means outer appearance of the chromosome, easily studied। तो at this stage मेटाफेज क्रोमोसोम्स जो हैं, ये मैंने बताया था ना अभी, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स विच हेल्ड टुगेदर विद सेंट्रोमियर, जो मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दिया। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बता देते हैं आपको कि ये स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप काइनेटोकोर बोलोगे। आपको इसकी फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा नेट पे डिटेल में भी मिल जाएंगी। इसकी दो डिस्क होती हैं जो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती हैं इसके दो साइड्स पर, और ये जो काम होता है ये एक तरह से स्पिंडल को अटैच करने का काम करता है। एक बार स्पिंडल अटैच हो गया फिर नहीं वो छूटता, फिर वो नहीं छोड़ेगा। अगर वो इसने इधर को खींच लिया, उस वाले स्पिंडल ने इसको इधर को खींच लिया, तो ये यहाँ से इसके कुशंस जो हैं ये ब्रेक कर जाते हैं। प्रोटीन्स के बने होते हैं जो इन दोनों को क्रोमेटिड्स को आपस में अटैच करने का काम करते हैं। ऐसे ये फोटोग्राफ भी दिखा दूंगी आपको। तो वो रिमूव हो जाते हैं जी, ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ऐसा काम होता है यहाँ पे। ये ब्रेक कर देंगे यहाँ से सेंट्रोमियर से, और ये फिर दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगी और इंडिविजुअल क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगी। राइट नाउ दिस इज कंप्लीट क्रोमोसोम। तो ये अपने आप में अभी इंडिविजुअल है। जब ये दोनों ब्रेक कर जाएंगे देन ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये काइनेटोकोर के बारे में बताया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है, ये अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल। इसका नीट पे क्वेश्चन आ जाता है काइनेटोकोर का क्या फंक्शन है। तो ये स्पिंडल अटैचमेंट के लिए अपना
काम जो है ये अपना शो करती है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सर्व एज सिस्टर साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम जो है ये अपनी डिफरेंट पोजीशन से मूव करेगा, सेंटर की तरफ से ये अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू करेगा, और सेंटर में यहाँ पे ये आप खुद पढ़ो, खुद समझो, वो आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है मैं बता नहीं सकती, बता सकती हूँ, अगर मैंने सारा बता दिया तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है क्रोमोसोम जो है ये हमारा मेटाफेस का, जब यहाँ पे सेंटर में ये ऐसे अरेंजमेंट होती है ना, तो इसको आप मेटाफेस प्लेट बोलते हो। यहाँ पे इन्होंने स्पिंडल्स की ऐसे शुरुआत दिखा दी। स्पिंडल्स बनते हैं बट एक तरह से प्रॉपर जो स्पिंडल्स बनते हैं ना, एक तरह से आप तब बोलोगे कि जब ये पूरे मेटाफेस प्लेट पे या फिर इक्वेटर पे आ जाते हैं। तो इसको इक्वेटर प्लेट, मेटाफेस प्लेट, ऐसे दो नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप मेटाफेस को देख सकते हो, ये जो डायग्राम है यहाँ की, ये मेटाफेस प्लेट है। यहाँ पे और भी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास लाइक दिस। इसमें मेटाफेस तो नहीं है, ये जो है हमारा ये टीलोफेस है, ये एनाफेस की स्टेज है, अभी ये चल रहा है। दिस इज द मेटाफेस स्टेज कंप्लीट। इक्वेटर प्लेट ये प्लांट सेल्स में है यहाँ पे। तो ऐसे ही अरेंजमेंट होती है बेटा इसकी, सेंटर ऑफ दिस सेल में ये प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं। अब हम एनिमल सेल में देख लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेटाफेस स्टेज जो है ये वाली है जी, as like this, properly at the center of the two, between the two centrosomes। यहाँ पे सेंट्रोजोम मीन्स यहाँ पे दो सेंट्रियोल, यहाँ पे दो सेंट्रियोल, उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे प्रॉपरली स्पिंडल्स नहीं दिख रहे। आप फ्लोरोसेंट फोटोग्राफ्स भी डाउनलोड कर सकते हो नेट से। वहां पे फ्लोरोसेंट डाइज जो कलर्स एमिट करती हैं, कलरफुल डायग्राम होती है बहुत चमकने वाली, तो उसमें बड़ा अच्छे से दिखता है। तो ये जो है यहाँ पे इक्वेटर प्लेट पे अब ये सब है। एनिमेटेड फोटोग्राफ ये वाली है जी। ये यहाँ पे आपको काइनेटोकोर दिखा दूं मैं, दिस डार्क डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। एक काइनेटोकोर जो है वो एक सेंट्रोसोम को सेंट्रोसोम ही बोलेंगे, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रोसोम, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये सेंट्रोसोम को फेस करेगी और दूसरी जो है इसको फेस करेगी। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि जैसे ये एक सेट है, ये एक सेट का फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सेकंड, ये वही दूसरे सेट का ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सेकंड। इनका पेयर नहीं बनता इसमें माइटोसिस में। पेयर इन द सेंस की एक फर्स्ट क्रोमोसोम, उसी के ऊपर फर्स्ट क्रोमोसोम, ऐसे इकट्ठा जोड़ी बन गई इनकी। ऐसे जोड़ी नहीं बनती इनकी, ये मेयोसिस में बनती है, उसमें काम होता है ये। तो यहाँ पे ऐसे इनकी डिवीजन हो जाती है। ये फर्स्ट क्रोमोसोम एक सेट का दूसरे सेट का फर्स्ट, आगे ना आगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब ये जैसे ज्वाइन है, ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम कंप्लीट एक क्रोमोसोम मानो इसको। अगर ये डिवाइड हो गया तब आप इसको इंडिविजुअल, इसको इंडिविजुअल, अब ऐसे कंसिडर करोगे। ठीक है, तो अब ये टेम्परेरी सिचुएशन है सेल के अंदर। तो एक तरह से अगर यहाँ पे आप इसके स्पिंडल्स को कॉल्किचिन केमिकल अप्लाई करने से रिमूव कर दोगे, तब आप एक तरह से सेल को डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड बना सकते हो परमानेंटली। अब इसमें एक फर्स्ट क्रोमोसोम के 4 कॉपीज हैं, सेकंड क्रोमोसोम की 4 कॉपीज हो जाएंगी फिर, अगर ऐसा हम करते हैं। प्लांट्स में ऐसा किया जाता है पॉलीप्लॉइडी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये आप याद रखो। इसके पास नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाते हैं क्राइंटोकोर से, और क्रोमोसोम जो है ये इक्वेटर पे, स्पिंडल एक तरह से मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड अलाइंड एट द मेटाफेस प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू द बोथ ऑफ द पोल्स। जो स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से निकलेंगे उनकी हेल्प से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। एनाफेस में क्या होगा, ये जो स्पिंडल्स हैं इनमें डिकंडेंसेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से खिंचाव पड़ने लग जाता है, और ये काइनेटोकोर के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां से तो छूटेगा नहीं, काइनेटोकोर भी नहीं छोड़ती। तो इससे क्या है, क्रोमोसोम ही टूट जाता है। तो इसमें फोटोग्राफ में देख लो आप एक बार एनाफेस, ये बड़ा अच्छे से दिखाया हुआ है इन्होंने इस फोटोग्राफ को, लाइक दिस। ये एंड्स पर पहुंचा हुआ है।
दिस इज दी अनदर फोटोग्राफ, ये पूरा बैंड पर पहुंचा हुआ है, दिस वन। तो यहाँ पे एनाफेज में ऑनसेट ऑफ द एनाफेज द क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट करेंगे साइमल्टेनियसली। अब ये डॉटर क्रोमेटिड्स बन चुकी हैं। अब इनको डॉटर क्रोमोसोम्स बोलोगे आप, क्योंकि ये इंडिविजुअल अब फ्यूचर जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें ये क्रोमोसोम्स की तरह बिहेव करेंगी। बिगेन देयर माइग्रेशन टुवर्ड ऑपोजिट पोल की तरफ ये जाने लग जाएंगे और क्रोमोसोम जो होंगे इक्वेटर प्लेट से मूव करेंगे अवे, अवे फ्रॉम मतलब इक्वेटर प्लेट से दूर। तो सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल। इसका अब क्या मतलब है कि जो इनका ये क्रोमोसोम है, अब ऐसे देखो कि जैसे ये क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरह से है, फाइन। जब ये स्पिंडल इसको ऐसे खींच के लेके जाएगा तब एक तरह से ऐसे इसकी स्टेज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पोल है यहाँ का, इस पे जो सेंट्रियोल्स हैं, ये यहाँ से स्पिंडल निकल रहा है जो इसको खींच रहा है। तो ये जो सेंट्रोमियर है इसका, ये इसकी तरफ फेस कर रहा है, ये क्रोमेटिड इसको पीछे की तरफ हो जाएंगे अपने आप। ये आप इजिली समझ लोगे इस चीज को। अब यहाँ पे ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम का वो डायरेक्टली टुवर्ड द पोल फेस करेगा और जो इसकी आर्म्स हैं वो पीछे ट्रैवलिंग करेंगी एक तरह से खिंचाव पड़ने की वजह से। तो यहाँ पे ये एनाफेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है ये स्प्लिट कर जाएगा, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी और ये मूव करेंगे ऑपोजिट पोल। ये इसके फीचर्स हैं। टीलोफेज पे आ जाते हैं जी। फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। क्रोमोसोम जो है ये अपने साइड्स पे पहुंच जाते हैं, पोल्स पे, जो भी आपने फोटोग्राफ देखी थी। इंडिविजुअलिटी लूज हो जाएगी अब इनकी। कहने का मतलब कि ये जो है अब ऐसे प्रॉपर जो बना हुआ था, तो ऐसे ये प्रॉपर क्रोमोसोम्स जो हैं ये अपना डीकंडेंस होने लग जाएंगे। फिर से ये कंडेंस हुए हुए थे, ये फिर से ऐसे क्रोमेटिन की स्टेज में हो जाएगा, इसके आसपास ऐसे प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, ऐसी ये स्टेज आ जाएगी। तो इसमें ये जो कंडीशन है यहाँ की, ये यहाँ पे एनिमेटेड डायग्राम से आप समझे कि यहाँ पे ऐसे डिवाइड होने लग जाएगा। ये जो ब्लू कलर दिखा हुआ है ये इन्होंने न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और क्रोमोसोम का साइज यहाँ पे आप देखिए कि एनाफेज से टीलोफेज में, एनाफेज की स्टेज पे क्रोमोसोम्स का जो साइज है, टीलोफेज पे जो स्टेज है उसमें जो क्रोमोसोम्स का साइज है उसके कंपैरिजन टीलोफेज के बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो रही है। तो ऐसे देखते देखते जी काम हो गया इनका। अब होगी जी साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियोलस गोल्गी ऑपरेटर्स ये रिफॉर्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप बनने लग जाएगी। अब एक सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो ऐसे सेंट्रियोल्स भी, ऐसे सेंट्रोसोम जिसको आप बोलते हो, ये भी डिवाइड कर जाएंगे एक तरह से। अब आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस पे। ये इसके साथ की साथ होने वाली प्रोसेस है। इसके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको अंडर माइक्रोस्कोप इस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए मिल जाएंगी। एक एक 2-2 मिनट की वीडियोस हैं, बड़ी इजी है। तो इसमें जो माइटोसिस है ओनली एक तरह से सेग्रीगेशन जो होती है, डुप्लीकेटेड मतलब जिनकी क्रोमोसोम्स की कॉपी बन चुकी है वो डिवाइड होंगी। डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा तो सेल अपने आप फर्दर आगे डॉटर सेल में भी सेपरेट करेगा। तो उस प्रोसेस को जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसको आप बोलोगे क्या, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे एनिमल सेल में ये तो सिंपल फरो बनती है। इसकी डायग्राम ओरिजिनल दिस वन, तो आपको नीचे ये डायग्राम से दिखाया ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनने लग जाती है, क्लीवेज की फरो है ये। अगर आप इसको नॉर्मल एक तरह से फोटोग्राफ्स में देखते हो, एक तरह से इस तरह से ये फरो बनने लग जाती है। इसमें आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है साइड से सेंटर की तरफ से, एक तरह से सेल के सेंटर में से ये जो मेम्ब्रेन है वो अंदर को जाने लग जाती है, ऐसे इनफोल्ड होने लग जाती है, फरो बन जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग आपको पूरी देखने को मिलेगी। ये एक्टिन फाइबर्स की वजह से होती है, जो ये एक्टिन फाइबर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, डार्क डार्क लाइन। तो देखते देखते ये ऐसे फरो बीच बीच में जाती रहेगी। एट द एंड क्या होगा, ये फरो इतनी डीप हो जाती है, यहाँ तक ये पहुंचते पहुंचते ऐसे पहुंच जाएगी कि ये ऐसे ज्वाइन कर जाती है और ये सेल अलग। तो इसमें बड़ी सिंपल थी ये, तो इसका कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट प्लांट सेल में डिफरेंट है। प्लांट सेल में क्या होगा, यहाँ पे देखो इन एनिमल सेल द अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ द फरो इन द प्लाज्मा। अब यहाँ पे एक्टिन की कोई बात नहीं की हुई। यहाँ पे फरो जो है ये डीप होती जाएगी धीरे 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 धीरे, और होगा क्या, एक्सटेंसिवली ये जो सेल्स हैं ये अपने आप डिवाइड कर जाएंगे। बट प्लांट सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे जो
इनएक्सटेंसिबल जो सेल वॉल है, मतलब जो बढ़ नहीं सकती, डिवाइड ऐसे फोल्ड नहीं हो सकती, तो क्या होगा, इसकी सेल प्लेट बनती है। यहाँ पे ये सेल प्लेट की बेंडिंग होती है। तो यहाँ पे मेरे पास फोटोग्राफ है, यहाँ पे ये देखो, ये सेल प्लेट बन रही है, ये रही सेल प्लेट। तो यहाँ से बनती हुई ये सेंटर से बनती है, सेंटर से बनती हुई ये मार्जिन तक। अब इसको एक बॉक्स की तरह, रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह ऐसे समझो आप। अब सेंटर से कोई चीज बन रही है और वो मार्जिन की तरफ फैल रही है, फिर ये इसके ऊपर सेल वॉल डिपॉजिट होने लग जाती है ऐसे। ये जो सेल प्लेट थी इन फ्यूचर के लिए, ये दो सेल्स के बीच की ग्लू की तरह काम करने लग जाती है। एक तरह से मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देती हूँ, एज लाइक दिस, विच बिहेव एज मिडल लैमेला इन फ्यूचर। और यहाँ पे ये जो सेल वॉल पिंक कलर की मैंने दिखाई हुई, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब ये ग्रो कर सकती है। तो ऐसे ये सेल की साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट सेल की। तो इस तरह से ये काम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली लिखा भी हुआ है, इन प्लांट सेल द सेल वॉल जो फॉर्मेशन है स्टार्टेड एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो टुवर्ड्स द टू आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल जो वॉल है उसको मिल जाती है। फिर न्यू सेल वॉल जो है उसके ऊपर बनने लग जाती है। तो ये प्रिकर्सर जो है ये सेल प्लेट बोला हुआ है इन्होंने। इसमें वो आगे फ्यूचर में ये मिडल लैमेला की तरह बिहेव करेगी दो वॉल्स के बीच में। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि जो सेल प्लेट बनती है उसके ऊपर वॉल डिपॉजिट होने लग जाती है, देन आगे काम होता है। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फिर सेल के अंदर अपने आप। तो ये था इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। यही है कि जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं नॉर्मली एक तरह से डिवाइड करते हैं, तो डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड की तरह ही रहता है, हैप्लॉइड सेल हैप्लॉइड की तरह ही रहता है। इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होता। तो जेनेटिक इक्वालिटी जो है वो सेल्स में बनी रहती है। आगे इसकी वजह से सेल में साइटोप्लाज्म कितना होगा, न्यूक्लियस कंटेंट कितना है, उसकी रेशियो ये मेंटेन रखता है। तो सेल की ग्रोथ जो है, नॉर्मली सेल जो रिपेयर होते हैं एक तरह से वो माइटोसिस की वजह से ही होते हैं। पुराने सेल मर गए, नए सेल आ जाएंगे उसकी वजह से रिप्लेस। तो अगर माइटोसिस नहीं होगी तो सेल कैसे डिवाइड करेगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है मेनली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मायोसिस अलॉन्ग विद ऐसे माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ्स। एंड यहाँ पे इंटरफेस सेम रहेगा, तो इंटरफेस को मैं डिस्कस नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे आगे मेटाफेस सॉरी मेयोसिस का मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। तो इसमें अगर आप मेयोसिस 1 समझ गए, मेयोसिस 2 एज सेम एज लाइक माइटोसिस, ऐसा नहीं है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं करूंगी। बट ये बात है कि अगर आपको माइटोसिस आ गई तो आपको मेयोसिस भी इजिली समझ आ जाएगी। इसमें आपने डिफरेंसेस ही नोट करने हैं कि मेयोसिस के अंदर माइटोसिस से क्या डिफरेंट है। काम वही है, उसमें भी न्यूक्लियस कंटेंट डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड करेगा, बट किस तरह से करेगा, क्या चेंजेस आएंगे, सेट कैसे हाफ हो जाता है, इसमें सेट हाफ क्यों नहीं होता, ये आपने नोट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।